सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand? Sir, could you please, sir, stop. ये वीडियो बेंगलोर का है, जहां पर नीदरलैंड का एक टूरिस्ट वहां के लोकल मार्केट में घूम रहा था और बिना किसी वजह ही वहां का एक लोकल उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। और ये कोई अजीब बात नहीं है। इंडिया में बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ मारपीट करना, उनको लूटना बिल्कुल कॉमन है। और अगर टूरिस्ट कोई लड़की है तो उसके साथ इतनी गंदी तरीके से बिहेव किया जाता है जैसे ये सब करने का उनके पास कोई लाइसेंस हो। यूएस ट्रेवल एडवाइजरी ने 16 जून 2025 से इंडिया को लेवल 2 में कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को ट्रेवल करने के बिहाव पर डेंजरस बताया गया है। इंडिया में कई क्षेत्रों में ट्रेवल करने के लिए सख्त मना किया गया है और ह्यूमन सेफ्टी को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है। साउथ एशिया टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक भी इंडिया में ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए कई चेतावनियां दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 27% ह्यूमन को इंडिया में अकेले ट्रेवल करने से डर लगता है और 32% फॉरेनर को इंडिया में बीमार होने का डर लगता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया है। यार इसको पैर छू रहा है बहाने से, 3 बार हो गया। Look it, I got a gift from the Ganges. Oh, it's someone's underwear. I'll show you the beautiful river. Well, I mean, you can't really tell there's water under there. Unbelievable. दुनिया में अगर सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देश की बात करें तो फ्रांस में हर साल 10 करोड़ टूरिस्ट जाते हैं, थाईलैंड में 3.5 करोड़ और दुबई में 1 करोड़ 60 लाख, लेकिन भारत में सिर्फ 1 करोड़। हैरानी होती है ना, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जहां उत्तर में हिमालय है, पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा नेचर की गोद में बसा है, तो वहीं दक्षिण भारत पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। गोवा है, केरला है, ताजमहल है और दुनिया का सबसे सस्ता देश है। फिर भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया क्यों नहीं आते? वैसे हम भले ही दुनिया के सामने रिच न हो, लेकिन हम कल्चरली एंड ज्योग्राफिकली दुनिया के सबसे अमीर तरीन देश है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि इंडिया में टूरिज्म ना के बराबर है? क्या हमारी इमेज खराब है? क्या सुविधाओं की कमी है या कुछ और? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 बड़े कारण जो भारत को टूरिज्म में पीछे खींचते हैं और इनका हल क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंडिया के टूरिज्म पर नहीं, इंडिया के फ्यूचर पर है। रीजन नंबर 1, नेगेटिव इमेज एंड परसेप्शन। फॉरेन मीडिया में जब भी इंडिया की बात होती है तब स्लम्स, गंदगी, ट्रैफिक और क्राउड जैसी चीजें बार बार दिखाई जाती है। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में भी गरीबी, भिखारी और भीड़ ज्यादा दिखाया जाता है और लोग तो मीडिया और फिल्मों को देखकर ही इंडिया को जज कर लेते हैं कि इंडिया में सिर्फ गंदगी और गरीबी है। और हम सभी को पता है कि ये बात काफी हद तक सच भी है। हम भले ही अपने आप को विश्व गुरु समझे, लेकिन यही हमारी सच्चाई है। रीजन नंबर 2, सेफ्टी कंसर्न्स। आप मेरे को एक सिंपल पर्सन का जवाब देना। आप किसी देश में या फिर इंडिया में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, क्या आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में किसी ऐसी जगह को आप चूज करना चाहोगे जहां पर आपको सेफ महसूस ना हो? आपका जवाब ना ही होगा। अगर आप एक लेडीज है तो ऐसी जगह पर कतई जाना प्रेफर नहीं करेगी। यही सेम चीज फॉरेन टूरिस्ट के साथ होती है जब वो इंडिया विजिट करते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में लैंड होता है तो उसको हर कोई लूटने में लग जाता है, चाहे कोई टैक्सी रिक्शा हो, लोकल दुकानदार हो, गाइड हो, उनसे कई गुना ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। और कई लोग तो विदेशी टूरिस्ट के साथ ठगी, जेब कटी, फेक गाइड्स बनकर उनको लूटने में लग जाते हैं। यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, हद तो तब हो जाती है जब कोई फीमेल टूरिस्ट इंडिया में आती है। उन्हें खुलेआम घूरते रहना, फोटो खिंचवाने के बहाने उन्हें टच करना और लोकल लैंग्वेज में उन्हें उल्टी सीधी बातें कहना। और मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर बाहर से आने वाली लड़कियों को खुलेआम छेड़ा जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही उदयपुर में फ्रांस से आई लड़की के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट करने की न्यूज बाहर आई थी। उदयपुर से है, जहां फ्रांस की एक महिला के साथ 22 जून को रेप हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको पता होगा कि 1 साल पहले ही स्पेन से आया एक कपल इंडिया में बाइक राइड कर रहा था और जब वो राइड करके झारखंड में जाते हैं तो उस लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है। इसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। About her travels in India and she had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men
during her trip. ऐसे हजारों उदाहरण हम आए दिन देखते हैं। रीजन नंबर 3, क्लीनिनेस और हाइजीन की कमी। ये तो जैसे हम इंडियंस के जीन में बसा हुआ है। हम हमारे घर को तो साफ सुथरा रखते हैं लेकिन पब्लिक प्लेस को हम डस्टबिन समझते हैं। आप सोचिए कोई विदेशी पहली बार इंडिया आता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे गंदगी, खुले में कूड़ा और जगह जगह पर पेशाब की बदबू मिलती है, क्या वो दोबारा आएगा? और ये कोई छोटी मोटी जगह की बात नहीं है। ताजमहल, गंगा घाट, इंडिया गेट, इंडिया के जितने भी बड़े टूरिस्ट प्लेस है सभी जगह पर एक जैसा ही हाल है। जो भी फॉरेन टूरिस्ट जिस जगह को देखने आता है उस जगह को तो देखकर शौक हो जाता है, लेकिन साथ ही में उन्हें पब्लिक प्लेस की गंदगी बाहर न निकलने पर मजबूर कर देती है। विदेशी टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा कल्चरल शौक होता है जब वो पब्लिक टॉयलेट देखते हैं। वैसे तो ज्यादातर जगहों पर पब्लिक टॉयलेट ही नहीं होते हैं और जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी होती है कि पैर तक रखने का मन नहीं करता। अगर हम साफ सफाई को लेकर बाकी देशों से कंपेयर करते हैं तो उनके मुकाबले हम 1% भी साफ सफाई को लेकर सीरियस नहीं है। सिंगापुर में आप सड़क पर कचरा फेंक दो तो 25,000 रुपए का जुर्माना है। जापान में हर जगह पर डस्टबिन नहीं है फिर भी लोग अपना कचरा खुद संभालते हैं। वहाँ टूरिस्ट क्लीन कल्चर को देखकर इंप्रेस हो जाता है तो इंडिया में उल्टा शौक हो जाता है। लोग गंगा जैसी पवित्र नदी में पहले नहाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, फिर वहीं पर अपने कपड़े धो लेते हैं और जो कचरा बचता है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। और ये हाल तब है जब हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है। आपने इंस्टाग्राम पर अक्सर ऐसे मीम देखे होंगे जहां पर इंडिया की नदियों को दूसरे देशों की नदियों से कंपेयर किया जाता है और टूरिस्ट इन सभी चीजों को जैसे तैसे करके झेल लेता है, पर वो जब बाहर खाने के लिए निकलता है तो वहां पर भी उसको गंदगी और हाइजीन की कमी देखने को मिलती है। और अगर वे गलती से इंडिया का स्ट्रीट फूड खाने चले जाते हैं तो वहाँ पर तो साफ सफाई और हाइजीन दूर दूर तक नजर नहीं आते। इंडियन यूट्यूबर पैसेंजर परमवीर जब चाइना में वहाँ की एक लोकल लड़की से ये कहता है कि चीन का फूड कितना अजीब है तो वो लड़की उल्टा परमवीर को इंडियन स्ट्रीट फूड का एक ऐसा वीडियो दिखाती है जिसको देखकर परमवीर की बोलती बंद हो जाती है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें, पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट स्पॉट, हर जगह पर एक जैसा ही हाल है और इन सब का जिम्मा हम सरकार को ठहराते हैं, लेकिन गलती हमारी ज्यादा है। हम ही कचरा करते हैं और फिर हम ही सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब शायद कुछ लोग ये भी बोले कि अधिक पॉपुलेशन इसका कारण है। ये भी हमारा एक बहाना हो सकता है क्योंकि टोक्यो की पॉपुलेशन दिल्ली से भी ज्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, फिर भी टोक्यो पूरी दुनिया के सबसे साफ सुथरे शहरों में एक है। हमारे हिसाब से दिल्ली में 2.5-3 करोड़ लोग कचरा करने वाले हैं, पर वहीं जापान के हिसाब से टोक्यो के 3-3.5 करोड़ लोग साफ सफाई करने वाले हैं। और चाइना की पॉपुलेशन तो लगभग हमारी जितनी ही है, पर वहाँ पर तो कचरा नहीं होता है। ये वीडियो वृंदावन का है जहाँ पर फॉरेन के कुछ लोग मिलकर यमुना नदी के एक पार्ट को साफ करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ महीने पहले की तो बात है जब सिक्किम में कुछ फॉरेन टूरिस्ट मिलकर सड़क पर बड़ी बोतलों को उठाकर डस्टबिन में डाल रहे थे। और कई बार बाहर के लोग इंडिया में इंडिया के बीच को साफ करते दिखाई देते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, और इसी देश में उसके मेहमान गंदगी से परेशान होकर वहाँ पर कभी ना आने की बात करते हैं। इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाना होगा। रीजन नंबर 4, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी सड़कों पर गंदगी के साथ साथ गड्ढे भी उतने ही होते हैं। प्रेजेंट में तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है, पहले तो हाल काफी ज्यादा बेहाल था। आज भले ही सड़कें पहले से बेहतर हो गई हो, पर सड़क पर चलने वाले लोग और उनका माइंडसेट पहले जैसा ही है। मैंने कई फॉरेन टूरिस्ट की सैकड़ों वीडियो देखी जिनमें उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम पता चली, बिना मतलब के सड़क पर बार बार हॉर्न बजाना। Do you hear the sounds of India? This is mad. Stop honking. ये प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरे देशों में बिना वजह हॉर्न बजाना एक अपराध की तरह देखा जाता है। इंडिया में पैदल चलने वाले लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया जाता। कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो चलने के लिए फुटपाथ भी नहीं बनाए जाते, और जिन जगहों पर होते भी हैं वहाँ पर या तो रेडी वाले रेडी लगा लेते हैं या फिर गाड़ी वाले गाड़ी पार कर देते हैं। हम सबको आदत पड़ गई है गाड़ियों के साथ सड़क पर चलने की, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह चीज बिल्कुल नई है और यही हाल रोड क्रॉसिंग के वक्त होता है। हम लोग तो कहीं से भी कैसे भी रोड क्रॉस कर लेते हैं, पर इंडिया में आने वाले टूरिस्ट उन देशों से आते हैं जहां पर पैदल चलने वाले लोगों को गाड़ी चलाने वाले से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। रोड क्रॉस करने के लिए एक बटन दबाते ही पूरा का पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी पहले के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन सभी जगह पर नहीं। इसी वजह से उनको प्राइवेट टैक्सी या रिक्शा लेना पड़ता है जो इनसे कई गुना ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं। रीजन नंबर 5, वीजा एंड ट्रेवल प्रोसेस मुश्किल।
मुश्किल। अब मान लीजिए एक विदेशी टूरिस्ट भारत आना चाहता है, ताजमहल देखना है, गंगा आरती में शामिल होना है, लेकिन उसकी जर्नी इंडिया पहुंचने से पहले ही अटक जाती है वीजा में। भारत का वीजा प्रोसेस आज भी कई देशों के लिए लंबा, महंगा और थकाऊ है। ई वीजा की सुविधा है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा देशों के लिए, वो भी कई बार साइट स्लो या डाउन हो जाती है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत, मेल कंफर्मेशन लेट और कई बार तो बिना कारण रिजेक्शन। एक विदेशी कहता है, आई पेड $80 फॉर द वीजा बट इट गोट रिजेक्टेड, नो रिफंड नो रीजन। अब सोचिए ऐसा टूरिस्ट इंडिया आएगा दोबारा, और क्या वो दूसरों को भी आने देगा? दूसरी तरफ देखिए थाईलैंड, मलेशिया या फिर दुबई को या तो वीजा फ्री एंट्री देते हैं या फिर 2 मिनट में वीजा ऑन अराइवल। नो पेपर वर्क, नो फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ वेलकम टू आवर कंट्री। भारत के एयरपोर्ट पर कई बार टूरिस्ट से इतना सवाल जवाब होता है कि उसे इमिग्रेशन नहीं इंटेरोगेशन जैसा महसूस होता है। रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ट्रेवल प्लान और चेहरा ऐसा जैसा कोई चोर पकड़ा गया हो। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी टूरिस्ट अपनी छुट्टियों में इतना तनाव झेलना चाहेगा? सच तो यह है कि टूरिस्ट को रोकने वाली दीवार एयरपोर्ट से पहले ही शुरू हो जाती है, और वो दीवार है वीजा। 2014 के बाद भारत सरकार ने ई वीजा जैसी सुविधा दी, 160 से ज्यादा देशों को कवर किया, लेकिन अभी भी वीजा ऑन अराइवल, सस्ती फीस, फास्ट अप्रूवल जैसे सुधार जरूरी है, क्योंकि टूरिज्म तभी बढ़ेगा जब टूरिस्ट को पहला कदम उठाने में डर न लगे। जब तक टूरिस्ट को इंडिया आने से पहले ही इतने पेपर और परेशानी से गुजरना पड़ेगा, तब तक वो इंडिया सिर्फ गूगल पर ही देखेगा, रियल में नहीं। रीजन नंबर 6, कम इंटरनेशनल लेवल प्रमोशन। आज भी पूरा इंडिया का टूरिज्म गिने चुने मोन्यूमेंट पर टिका हुआ है। इंडिया भले ही और चीजों में पीछे हो, लेकिन इंडिया कल्चरली एंड ज्योग्राफिकली पूरी दुनिया की रिच कंट्री है, पर पता नहीं क्यों हमारी सरकार दुनिया के सामने ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक, रेगिस्तान से लेकर रेन फॉरेस्ट तक, हर टाइप का टूरिज्म मौजूद है। फिर भी क्या कारण है कि दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंडिया का नाम नहीं आता है? क्योंकि हमने कभी अपने देश को ब्रांड की तरह बेचा ही नहीं है। भारत खुद को दुनिया को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, न एड में, न कैंपेनिंग में और न ही इंटरनेशनल ट्रेवल इवेंट्स में। जब दुनिया में लोग विजिट जापान, इनक्रेडिबल थाईलैंड, 100% प्योर न्यूजीलैंड जैसे स्लोगन सुनते हैं, तो इंडिया का सिर्फ एक ही कैंपेन याद आता है, इनक्रेडिबल इंडिया, वो भी 20 साल पुराना। दूसरे देश हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं सिर्फ टूरिज्म प्रमोशन पर। 2023 में थाईलैंड ने $140 मिलियन खर्च किए, वहीं भारत का टूरिज्म प्रमोशनल बजट सिर्फ $20 मिलियन था। यानी हमारे पास कंटेंट है, हिस्ट्री है, कल्चर है, लेकिन उसे दिखाने का कॉन्फिडेंस नहीं। दूसरे देश अपने फेस्टिवल, कास्टल्स, नेचर ट्रेल्स को इंटरनेशनल टीवी और यूट्यूब पर बेचते हैं, लेकिन भारत इतिहास में खोया हुआ है या फिर बस डोमेस्टिक टूरिज्म पर टिका हुआ है, और इसका सीधा असर पड़ता है टूरिस्ट के माइंड पर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और जब इंडिया का एड ही सामने नहीं आता है तो दुनिया इंडिया में क्यों आएगी? भारत वो किताब है जो सुंदर तो है, लेकिन जिसे दुनिया को दिखाने वाला कोई स्टोरी टेलर नहीं है। अगर हमें फॉरेन टूरिस्ट चाहिए तो सिर्फ दर्शन कराने नहीं, अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। दुनिया को बताना पड़ेगा कि इनक्रेडिबल इंडिया आज भी जिंदा है और पहले से कई ज्यादा तैयार है। रीजन नंबर 7, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, और जब खुद भारतीयों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती तो सोचिए एक विदेशी टूरिस्ट का क्या हाल होता होगा। देश के बड़े शहरों में तो इंग्लिश समझने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों या धार्मिक स्थलों पर कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन। गूगल ट्रांसलेट या साइन लैंग्वेज से काम चल जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, क्योंकि जब टूरिस्ट गाइड से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक सिर्फ लोकल भाषा में बात करता है तो टूरिस्ट को लगता है जैसे वे किसी क्लोज वर्ड में घुस गया है। बहुत से फॉरेन टूरिस्ट कहते हैं, वी फेल्ट लॉस्ट, नो वन कुड हेल्प इन इंग्लिश। यानी वो भारत में घूम तो रहे हैं पर डिस्कनेक्ट फील करते हैं। अब सोचिए जापान, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट साइन बोर्ड, ऑडियो गाइड और ट्रांसलेट हेल्प से आराम से घूम लेता है। भारत में एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल्स तक तो ठीक है, लेकिन बाहर निकलो तो ऑटो वाला, दुकान वाला, गाइड कोई भी बेसिक इंग्लिश नहीं जानता, और इस कम्युनिकेशन गैप का असर पड़ता है टूरिस्ट के मूड और स्पेंडिंग दोनों पर। ये सब रीजन तो हो गए कि बाहर से इंडिया में टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं, पर इनका सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, जो धीरे धीरे हो भी रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन, नए एयरपोर्ट, बेहतर हाईवे बन रहे हैं। नंबर 2, क्लीन इंडिया मिशन, सफाई को लेकर बड़ा सुधार। ये प्रॉब्लम बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 4, ई वीजा और डिजिटल इंडिया। जब तक टूरिस्ट का पहला स्टेप ही इतना हार्ड होगा तो वो आगे का स्टेप क्यों ही उठाएगा? हमारे देश में वीजा प्रोसेस
प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाना होगा। नंबर 4, टूरिज्म प्रमोशन। ये सुधार तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इंडिया में क्या क्या है तो वो इंडिया में क्यों ही आएंगे। G20, इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश जैसे कैंपेन बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है। नंबर 5, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक बार टूरिस्ट भारत में आने के बाद सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, वहाँ पर पब्लिक की जिम्मेदारी होती है। उनके साथ अच्छे से पेश आना, उनको सही गाइड करना, उनके साथ स्कैम न करना, बाहर से आए टूरिस्ट का स्वागत करना और सबसे जरूरी स्टेप साफ सफाई रखना। भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश है, लेकिन दुनिया को दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके हिसाब से और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे भारत में टूरिज्म बढ़े? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।